इतना सिंपल सा काम है आईटी वालों के लिए, तो कितना सिंपल है ना ये कैलकुलेट करना कि मेरी साइकिल लेंथ कितनी है, और उससे आप अपना नेक्स्ट पीरियड का डेट निकाल लो. तो यू डोंट नीड टू डाउनलोड दी एप्स फॉर दैट. सेकेंड, मेंस्ट्रुअल साइकिल दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट पार्ट होता है फॉलिकुलर फेज और सेकेंड पार्ट होता है ल्यूटियल फेज. फॉलिकुलर फेज में जो लेट मी जस्ट शो यू अ डायग्राम. In the center you can see one uterus, on the sides you can see two tubes, and you can see two ovaries also. So what happens is every month, second day of periods, the ovary starts forming one egg. Actually में एक अंडा नहीं बनाती ओवरीज. रेस में बहुत सारे खिलाड़ी दौड़ते हैं ना, इसी तरह ओवरीज भी बहुत सारे अंडे बनाती है. 7-8 अंडे लेफ्ट साइड और 7-8 अंडे राइट साइड ग्रो करने शुरू होते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं एंट्रल फॉलिकल काउंट. बट हमें जो दिखता है वो एक अंडा दिखता है जो कि रेस में जीता है, जिससे बोलते हैं ना जो जीता वही सिकंदर. तो वी जस्ट लुक एट द डोमिनेंट फॉलिकल. सो एक अंडा जो हमें दिखता है बड़ा होता है, ग्रो करता है. यूजुअली 7-8 अंडे लेफ्ट और 7-8 अंडे राइट साइड ओवरी ने हर महीने हमारे एग पूल से रिलीज करने हैं ग्रोथ के लिए, जिसको हम एंट्रल फॉलिकल काउंट बोलते हैं. उसमें से एक विल ग्रो टू अ बिग साइज. सो इफ 4 to 5 mm फॉलिकल से 20 मिलीमीटर की फॉलिकुलर ग्रोथ होनी है, फॉलिकल ने ग्रो करना है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फॉलिकुलर फेज. अंडरस्टूड? क्लियर? मतलब सिंपल सी भाषा में कि फॉलिकल ने ग्रो करना है, इसीलिए उसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं. किस में ग्रो करना है? ओवरी में ग्रो करना है. उस फॉलिकल के अंदर है अंडा. फॉलिकल इज नॉट द एग. फॉलिकल तो छिलका है, क्योंकि एग तो माइक्रोस्कोपिक है. हमारा अंडा कोई ऑस्ट्रिच के अंडे की तरह थोड़ी है कि हमें दिखेगा. सी, जो हमारा एग है या मेल का स्पर्म है, ये तो माइक्रोस्कोपिक है ना. जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें उसमें हम बोलते हैं अंडा दिख रहा. वो अंडा नहीं होता है, वो फॉलिकल होता है. क्लियर? तो वो छिलक होता है अंडे का. सो फॉलिकल जो दिखता है दैट इज अ फॉलिकुलर फेज. द ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल occurs in the follicular phase. It grows from a meager size of 2 to 4 mm to 20 millimeter. That takes about 14 days. Understood? When the follicle grows to a size of 20 millimeter, we assume कि उसके अंदर जो egg है वो mature हो गया होगा और ready to come out of its shell हो गया होगा. Understood? जब ओवरी में फॉलिकल ग्रो करता है, साथ साथ में उसके अंदर से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं. उन हार्मोन्स को हम बोलते हैं ईस्ट्रोजेन. ईस्ट्रोजेन का नाम तो सबने सुना होगा ना. ईस्ट्रोजेन हार्मोन. ईस्ट्रोजेन इज द हार्मोन व्हिच मेक्स अस ब्यूटीफुल. इट मेक्स अस women. We are women because of estrogen. It is the estrogen which makes our breast. It is the estrogen which gives us a desire. Estrogen which keeps our heart healthy. It gives us the skin turgidity. It gives us this beautiful hair. It gives us the strength to our nails. You know, it makes us feminine. So it is this estrogen which is released from the cells around the follicle. तो ईस्ट्रोजन जब निकलता है, साथ के साथ ये यूट्रस की जो इनर लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इसको भी ग्रो करता है. ठीक है? इस लेयर की ग्रोथ को बोलते हैं एंडोमेट्रियम. ठीक है? तो पहले 14 दिन में 2 चेंजेस होंगे. ओवरी के अंदर फॉलिकल ग्रो करेगा 20 mm साइज तक, और एंडोमेट्रियम ग्रो करेगी यूट्रस में. क्लियर? सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फॉलिकुलर फेज. एक बार फॉलिकल के अंदर से एग निकल गया, ओवरी इज गोइंग टू कैच दैट, ट्यूब इज गोइंग टू कैच दैट, bring it to the medial end of the tube. Now this is very important to understand, because this is the phase where the woman is very likely to get pregnant just in case it comes in contact with the male counterpart. So the oocyte is going to come to the medial end by the milching action of the tube. So it's going to pump the oocyte till the medial end. At the same time, in case there is intercourse between the male and the female, the sperms will be deposited. Intercourse mein penis is going to come somewhere here.
So the sperms will be deposited at the external os. Now sperms are like fishes. जैसे एक्वेरियम में होता है ना, बहुत सारा पानी होता है और उसमें मछलियां होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही सीमन में स्पर्म्स होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो जो मछलियां होती हैं स्पर्म्स, वो तो चढ़ के ऊपर यहाँ पहुंच जाते हैं। जो एक्वेरियम का पानी या सामिनल प्लाज्मा होता है वो बाहर आ जाएगा। So this is another important query we have from patients. They would say once we have intercourse, the fluid comes out. So the water has to come out. However, the microscopic sperms will ascend and reach the medial end of the tube. So this is where the egg and the sperm meet, form a baby in the medial end of the tube, and this is where the baby is formed. The embryo is formed. So once the embryo is formed, it divides into the cellular stage, and then it gets transported to the uterus on day 5 and इधर implantation होगी। अब ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि डे 14 पे हमारा यहाँ से oocyte रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद यहाँ पे पहुंचा, स्पर्म्स अगर उस समय पे यहाँ डिपॉजिट हुए, then there are very high chances of pregnancy. So once I'm going to talk about contraception, we need to understand the fertile period. जिस समय पे यहाँ पे follicle growth हो रही है, that is just immediately after your periods, that time you are not fertile. Secondly, once the baby, once the oocyte has shed off, अगर इस समय पे 24 hours is going to survive over here and wait for the sperm. अगर इसको sperm नहीं मिला तो क्या होगा? 24 घंटे, यहाँ बहुत सारी अनमैरिड लड़कियां, lot of you may not be sexually active. So if the oocyte has reached the middle end and it doesn't meet the sperm, so what will happen? फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, degenerate हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, it will degenerate, nothing will happen. So what happens next? जो ग्राफिन फॉलिकल था जिसमें से oocyte निकल गया, it gets converted to the second half, that is the luteal phase, and then it starts secreting the second hormone that is called as the progesterone. So now the graphene follicle will secrete the estrogen and the progesterone. That is why it is called as the luteal phase. Now the endometrium will be acted upon by the estrogen and progesterone. So there will be decellularization or compaction of the endometrium. Initially the endometrium was growing and now it will become compacted. ठीक है, पहले तो जैसे घास उगती है ना, एंडोमेट्रियम ऐसे ग्रो करती है और सेकेंड हाफ में कंपैक्ट हो जाती है, ग्रोथ नहीं होगी उसकी। इनिशियली 8-10 mm ग्रो करेगी, फिर वो दब जाएगी। सेकेंड हाफ में आपको एंडोमेट्रियम 8 mm अगर किसी की ग्रो करी तो 6-7 mm रह जाएगी। फिर क्या होता है? आफ्टर डे 24-25 देयर इज टोटल विड्रॉल ऑफ ऑल दी हॉर्मोन्स, बिकॉज ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है। देयर इज टोटल डीजेनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम से ईस्ट्रोजन भी खत्म, प्रोजेस्टेरोन भी खत्म, दोनों चीजें खत्म। तो व्हाट इज द फूड फॉर द एंडोमेट्रियम? खाना खत्म। एंडोमेट्रियम को ना ईस्ट्रोजन मिलेगा ना प्रोजेस्टेरोन मिलेगा। अगर खाना नहीं मिलेगा फिर क्या होगा? ये शेड हो जाएगी। एंडोमेट्रियम के शेडिंग को क्या बोलते हैं हम? पीरियड्स। सिंपल, अंडरस्टूड? तो शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड एज periods. Now we need to understand that the second half of our menstrual cycle is fixed. That is, the luteal phase is fixed. Whereas the first half of the menstrual cycle, that is the follicular phase, is variable. किसी का अंडा बनता है 10 दिनों में, किसी का 15 दिनों में, किसी का 20 दिनों में भी बनता है और किसी का बनता ही नहीं। Understood? Second half is always fixed. एक बार फॉलिकल रप्चर हो गया, उसके बाद 14 दिन बाद तो पीरियड आने ही आने हैं।
अंडा रप्चर होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम ने 10 दिन के लिए ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन देना ही देना है, 4 दिन विड्रॉल ऑफ हार्मोन्स होना है और फिर शेडिंग ऑफ द लेयर होनी है. Clear? Everybody is clear with the menstrual cycle? Anybody has any queries you can ask me, because ये पता होगा तो पीसीओडी भी समझ आ जाएगा. पूछना किसी ने कुछ? क्लियर हो गया? अब पीसीओडी में क्या होता है? किसी को थोड़ा थोड़ा जो पता होगा, नेट से पकड़ा होगा, बताओ. वेरी गुड, वन वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा बताया. और समथिंग लाइक दैट, यस. और बताओ, थोड़ा थोड़ा सब लोग बताओ ना, फिर सबको इकट्ठा करेंगे. डिलेड एग फॉर्मेशन को थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर लेंगे. सो व्हाट हैपेंस, होना क्या चाहिए था? कितने अंडे बनने थे? एक. रेस में कितने भागने चाहिए थे? 7 8 लेफ्ट साइड, 7 8 राइट साइड. पीसीओडी में क्या होगा? बहुत सारे भागेंगे रेस में. 10 15 इधर, 10 15 इधर. टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ. जीतेगा कौन? कोई भी नहीं. भागते ही रहेंगे, कोई भी नहीं ग्रो करेगा, कोई भी नहीं डोमिनेंट फॉलिकल बनेगा. भागते ही रहेंगे, भागते ही रहेंगे. तो बहुत सारा ईस्ट्रोजन बनाते जाएगा फॉलिकल, छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स दिखेंगे. वो जो दिखते हैं ना, अल्ट्रासाउंड होता है. सो क्या होता है फिर? तो बहुत सारे भागते ही रहेंगे, भागते ही रहेंगे. तो जब बहुत सारे फॉलिकल्स बनेंगे, कोई भी जीतेगा नहीं. तो फिर एस्ट्रोजन भी बहुत सारा आएगा. एस्ट्रोजन से क्या होगा? घास उगती ही जाएगी, एंडोमेट्रियम ग्रो करती ही जाएगी. अगर कोई भी फॉलिकल में से oocyte निकलेगा ही नहीं, तो क्या वो ल्यूटिल फेज में जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन आएगा? आएगा ही नहीं. तो वो घास जैसे जंगल में होती है ना, बहुत सारी घास, इसी तरह जो एंडोमेट्रियम है बहुत मोटी हो जाएगी. कितनी बार होता है पीसीओडी की लड़कियां अल्ट्रासाउंड कराती है, एंडोमेट्रियम आती है 14 mm, 15 mm. सिस्टिक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया. हाइपर क्या होता है? बहुत ज्यादा बोलते नहीं यार, इससे तो बात करना बड़ा मुश्किल है, तो बहुत हाइपर है. वही एंडोमेट्रियम का हाल होता है, हाइपर. जंगल की घास की तरह एंडोमेट्रियम ग्रो करेगी. ओवरीज देखो, बहुत सारे अंडे दिखते हैं अल्ट्रासाउंड करते हो. वही होता है पीसीओडी. और क्या होता है पीसीओडी? पॉली मीन्स बहुत सारी. सिस्ट क्या? वो सिस्ट ऐसे नहीं होती कोई बहुत सारी सिस्ट आ गई, वो वही अंडे होते हैं जो रेस में भाग रहे हैं. बहुत सारे भाग ही रहे हैं. जीतेगा तो कोई भी नहीं. जीतेगा नहीं तो रेस खत्म ही नहीं होती ना. सो व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली? lot of eggs are running in the race, nobody wins the race. Ultimately what happens is the endometrium overshoots its blood flow, and that is why then they bleed. तभी 2-3 महीने तक पीरियड नहीं आते. फाइनली एक दिन ऐसा आता है, then you start bleeding, and once you start bleeding then you don't stop bleeding, बिकॉज वो इतनी ज्यादा लेयर थिक हो जाती है कि वो शेड आउट होती ही नहीं है 2-3 दिनों में ना. बट जितनी वो थिक होगी उसको उतने ज्यादा दिन लगेंगे जाने में. अगर वो 7-8 मिलीमीटर थिक है तो वो रूटीनली 4-5 दिन में शेड आउट हो जाती है. अब वो 10-12 मिलीमीटर की बजाय अगर 17-18 mm थिक हो गई, कई बार 20-21 mm थिक होगी, तो उसको शेड आउट होने में भी तो 10-12 दिन लगेंगे ना. और कई बार वो 10-12 दिनों में भी शेड आउट नहीं होती. फिर क्या करते हो? अगर जंगल में घास बहुत ऊंची हो जाती है, खुरपी लेके काटते हो ना. तो इसी तरह फिर हम क्या करते हैं, जैसे मम्मी पतीले से मलाई खुरचती है, इसी तरह हम लोग डीएनसी करते हैं. यूट्रस के अंदर खुरपी चलाते हैं, खुरचते हैं उसको चम्मच से, क्यूरेटाज करते हैं. व्हाट इज डीएनसी? डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज. यूट्रस के माउथ को पहले डायलेट करते हैं, फिर उसको खुरचते हैं. अंडरस्टूड? So that is what happens in PCOD, that the single follicular development does not occur. There is multiple follicular recruitment, multifollicular development, and no single follicular
लीड हैपन्स, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होती। अगर फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगी, सिंगल फॉलिकुलर डेवलपमेंट, तो फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी कहां से होगी? दैट इज व्हाई पीपल हैव प्रॉब्लम्स इन कंसीविंग। अंडरस्टूड? सो जब फिर हम बारी बारी अल्ट्रासाउंड, फिर हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं? हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। पेशेंट्स ये भी बोलते हैं मैंने वो 3 महीने की गोलियां बहुत बार खा ली थी, बहुत बार खा ली। वो क्या कॉन्सेप्ट है? अगर हम कपड़ा मिल को आपका कपड़ा मिल में कपड़ा ठीक से नहीं बन रहा, सारे वर्कर्स आपके बागी हो गए हैं, आपकी जैसे ओवरीज बागी हो गई, पीसीओडी में काम नहीं ना कर रही ठीक से, तो आप क्या करोगे? ताला मार दोगे, कपड़ा बाहर से इंपोर्ट कर लो। इसी तरह आप ओवरीज को ताला कैसे मारोगे? आप हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बाहर से पिल के फॉर्मेट में खा लोगे। जब आप बाहर से खाओगे तो ओवरीज को ताला लग गया ना। 3 महीने जब आप बाहर से खाओगे तो ओवरीज चुपचाप होके बैठ जाएंगे। तो 3 महीने जब आप ओसी पिल खाओगे, फिर उसके बाद जब आप अल्ट्रासाउंड करोगे तो उसके अंदर जो बहुत सारी वो छोटे छोटे अंडे दिख रहे थे वो शांत हो जाएंगे। आपको अल्ट्रासाउंड में दिखेगा ओवरीज ठीक हो। फिर मेरे तो पीसीओडी ठीक हो गया, वो ठीक होएगा क्या ऐसे? किसी को हंटर मारने से वो ठीक हो जाता है? वो वैसा ही रहता है। वो बोलते हैं ना कुत्ते की पूंछ को बांध लो ठीक हो जाएगी, वो वैसे ही रहेगी। उसको तो हमें ठीक करना पड़ेगा। तो उसको अब हम आते हैं, उसको ठीक कैसे करें? उसको ठीक हम तब करेंगे अगर हमें पता होगा कि वो किस तरह से हुई है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। लिसन टू द प्रॉब्लम। कभी भी डिफॉल्टर को जेल में डालने से वो ठीक नहीं होता, कभी भी नहीं होता ठीक। टू लिसन टू द प्रॉब्लम and solve the problem. So why does PCOD occur? Tell me. Now we come to the question, why does PCOD occur? बताओ। चलो सारे जने एक एक why का आंसर दे। बोलो, स्टार्ट। क्या क्या अनबैलेंसिंग है? डाइट में क्या क्या गलतियां ना, सारी एक एक करके गलतियां बताओ। फास्ट फूड, ओके। वन इज द टाइप ऑफ फूड वी ईट, दैट इज फास्ट फूड। फास्ट फूड में क्या क्या आ गया हमारा? जैसे अगर हम एक समोसा खाते हैं उसमें 300 कैलोरीज है, हमें पता था। एक पिज्जा खाते हैं 1200 कैलोरीज है। हमारा टोटल कैलोरी इनटेक एक दिन का 2000 कैलोरीज होना है। छोटा वाला जो रेगुलर पिज्जा आता है ना, वो जो मिलता है हमें, कुछ स्कीम भी होती है ना, वो पिज्जा नहीं कुछ होता है ना स्कीम में, वो छोटे वाला पिज्जा ऐसे आ जाता है, 4 छोटे पिज्जे आते हैं, कोई स्कीम भी होती है ना, वो सिंगल छोटू वाला पिज्जा में 1200 कैलोरीज होती है, पता था? एक समोसा में 300 कैलोरीज होती है। एक काजू बिना फ्राइड में 32 कैलोरीज होती है। विजा विज एक बादाम में सिर्फ 9 कैलोरीज होती है। तो ड्राई फ्रूट खाना है तो बादाम खाना है। मिठाई जो है अगर आपने खानी है, आप मीठे की बजाय उसमें अंजीर की मिठाई खा सकते हो। अंजीर विल गिव दी मीठा विदाउट द कैलोरीज। आपने चटनी खानी है, आप उसमें डेट्स डाल सकते हो मीठे की बजाय। देयर आर स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स व्हिच कैन बी फॉलोड। आपका नमकीन खाने का मन कर रहा है, आप बाजरे की नमकीन खा सकते हो, इट्स वेरी डिलिशियस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग वो वाली तली हुई नमकीन, आप रोस्टेड नमकीन खा सकते हो। Then if you feel like taking something tasty, you can take ढोकला। बेसन का चीला is very delicious, बहुत सारी सब्जियां डाल के। So there are a lot of tasty foods. The only thing is we don't have knowledge about it. So one is the type of food. Second problem, नहीं फूड अभी बहुत कुछ है फूड में, हाँ बहुत कुछ है। कोल्ड ड्रिंक, माजा में 12 चम्मच चीनी है। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 12 चम्मच चीनी है। पता था? रियल फ्रूट जूस इज नॉट रियल, इट इज ओनली कॉन्सेंट्रेट। So that is a chapter on to itself. Start reading the labels. Lot of preservatives, the type of cooking. Microwaves are not healthy. Again, they are carcinogenic. That's a whole topic onto itself. Cancer, diets that prevent cancer and all that. So that is again a whole topic onto itself. No salt after 7 p.m.
हम खाना ही रात के 7 बजे के बाद खाते हैं। ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, हम ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है ना। वो जो हमारी मम्मियां घर में बैठी बैठी चिल्लाती है, वो हम उनकी बात सुनते ही नहीं है। वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। दैट इज वन। सेकंड, somebody was saying, इधर से कुछ बोल रहे थे ना, you were saying yes, lack of exercise। पीछे वाले सुन रहे, सो गए? फिर और बताओ, लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कितनी देर होनी चाहिए? सारे यंगस्टर्स बैठे, इनकी तो सबकी 45 मिनट्स होनी चाहिए। कितने दिन होनी चाहिए महीने में, हफ्ते में? 4 डेज हम लोगों के लिए, 40 प्लस वालों के लिए 4 डेज है, 40 से कम वालों के लिए रोज होती है। और कैसी एक्सरसाइज होती है? पसीना निकलने वाली। कार्डियो वार्डियो नहीं मुझे समझ में आती, मुझे इतना पता है जिसमें पसीना निकले, विगरस फिजिकल एक्सरसाइज। एंड सिंस इट हैज टू बी लाइफ लॉन्ग, it has to be something what you like. So it has to be either running, jogging, swimming, any game that you like, because you have to follow your passion. Exercise is not meant for weight reduction, mind you. There are a lot of, do you know that at least 25% of PCOs are lean PCOs? ये वहम है कि मोटे हैं तो पीसीओ है। 25% PCOs are lean PCODs, and of the lean PCODs, 50% of them, they have high blood sugar values, they have insulin resistance, they have metabolic syndromes. That is why in lean PCO also exercise plays that important role as in obese PCO. तो exercise पतले होने के लिए नहीं कर रहे हैं हम, it is for maintenance. एंड पतले में भी वही विगरस फिजिकल एक्सरसाइज है जो मोटे में है। तो ये पीछे बड़े पतले पतले वाले बैठे हैं ना, सोच रहे हैं हमारे लिए नहीं है एक्सरसाइज। नहीं, वो सोच रहे हैं ना कि हमारे लिए नहीं, सिर्फ ये आगे वालों के लिए, ये जो मैडम बोल रही है इनके लिए नहीं, सबके लिए एक्सरसाइज। Exercise is very very important because the harbinger of PCO, if we go on to the molecular level, it is insulin resistance. So it is not only ये जो ovaries की कहानी नहीं है PCOD, the basic molecular level पे it is insulin resistance. So it is a whole syndrome which includes your high cholesterol, abnormal liver test, your hypertension, diabetes, fatty liver, ये सारा कुछ, it's a conglomeration of all of these. ये ऐसा होता है ना जब हम बोलते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं, वजन जा नहीं रहा, फैट टिश्यूज डिसॉल्व नहीं हो रहे, बिकॉज ये जम जाता है फैट। एंड ऑल दीज चेंजेस हैपन एट मोलिकुलर लेवल। इस लेवल पे चेंजेस होते हैं कि हमें महसूस भी नहीं होता। एंड एक्सरसाइज इज मेंट फॉर द लीन एज वेल एज द ओबीस पेशेंट्स। अंडरस्टूड? सो ये मिथ निकाल दो कि पतले हैं तो हमें जरूरत नहीं है एक्सरसाइज की। सेकेंडली, is your working an exercise? Because lot of ladies would say मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं ना, is working equal into exercise? A lot of women would say that I'm working all the time, you know, I get up at so much, so and so time, and then I'm doing this, I'm doing that, so that's also exercise. But believe me, that's not exercise. That's not exercise. Exercise is not only for your physical fitness, it is for your mental fitness also. It keeps you happy, खुश रखती है आपको। It releases lot of endorphins in your body. So that is why जो आपको पसंद है, it's your passion, it's your hobby. जिसको गेम खेलना पसंद है, आप गेम खेलो। किसी को बास्केटबॉल पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, रनिंग पसंद है, जो गेम पसंद है, जुम्बा पसंद है ना? किसी को डांसिंग पसंद होती है ना? आप लोग में से किसी को नाचना भी पसंद होगा ना, कोई डांस पसंद होगा, तो आप डांस करिए, जो पसंद है, डोंट लीव योर हॉबी। सो दैट इज द एक्चुअल ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओ। हॉर्मोन्स एंड दीज हार्मोन बैलेंसर्स जो हम आपको देते हैं, वी माइट गिव यू ड्रग्स लाइक ग्लाइकोमेट, myoinositol, you know, they are for a short duration, say about 3 months, 6 months. Then another question, a lot of patients they ask us कि मैं हमेशा के लिए ठीक हो जाऊंगी, will it be cured?
Now, what is the answer to this? After understanding all this, now you people give me an answer. Is it curable? Tell me. Till the time we are doing So it is something which is going to be with us even before our periods, during our periods, and even after our periods. Because it's not just about periods, it is about our own body, the whole of our body. So if we have to manage it. So stop changing doctors, stop getting repeated ultrasounds. You know, intermittently you will require medications so that you get your periods, but real management is your lifestyle. Does it mean कि हम complacent हो जाएं और हम दवाई ना खाएं फिर? Is that okay? Why? क्योंकि वो जंगल की तरह घास तो नहीं उगानी है ना. अगर वो जंगल की तरह घास उगती है तो what spectrum can it lead to? The cystic endometrial hyperplasia can even lead to endometrial cancers. You know, it can lead even up to that spectrum. So we cannot let it go unchecked. So what I usually advise girls is, see, you wait for your periods, wait for a week overdue. If you don't get your periods, then you take a short course of progesterone withdrawal. Now, all the girls who are suffering from PCO, they know कि वो एक पत्ता आता है 10 गोलियों का, वो 5 दिन की दवाई लेनी होती है, सुबह शाम 5 दिन खाओ, बंद करते हो तो हफ्ते 10 दिन तक पीरियड आ जाते हैं. Now, it is a withdrawal bleed. So you can't expect कि आप जब उसको बंद करोगे तो जिस दिन बंद किया उसी दिन पीरियड आ जाएंगे. विड्रॉल के जब दवाई बंद होगी तो कुछ दिन बाद आएंगे. जैसे जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बॉडी में 0 डाउन हो जाता है उसके 4 दिन बाद ही तो पीरियड्स आते हैं ना. तो इसी तरह जब प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल होता है उसके कुछ दिन बाद आते हैं. डोंट लेट योर एंडोमेट्रियम go out of bonds, and intermittently you will require these 3 months course, you will require hormone balances. Keep your PCOD at control. Understood? So I think we'll wind up PCOD here. And what was the next topic given to me? Yes, you can ask. Let's suppose किसी का period cycle 7 days था. अभी वो circle after having baby, that is After having baby, huh? 2 or 3 days ही रह गया है. Is it fine? See, that depends on the age of the patient. Because if the patient is nearing 40, then shorter cycles and lesser duration of bleed indicates perimenopause. Yeah? So if the patient is nearing 40s और cycle length पहले 30 था अब 25 हो गया, duration of bleed पहले 5 days था अब 2 days हो गया, then we suspect कि वो menopause को ahead कर रही है. If the other hormones like thyroid and prolactin are normal, then we start evaluating in terms of decreased ovarian reserve. I have one query. Yes. जैसे periods नहीं आते हैं कई बार तो हमारे क्या मिथ बनाओ कुछ गर्म खा लो तो आई थिंक आपको periods आ जाएंगे. तो ये एक myth है या गर्म आयुर्वेदा is a science onto itself. ठीक है. And आयुर्वेदा में बहुत सारी चीजें हैं जो कि सही भी हैं, ऐसा नहीं है कि गलत हैं सारी. एंड टेक्निकली आई हैव सीन कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जब बहुत सारी गर्म चीजें खिलाते हैं, वी हैव सीन पेशेंट्स कम विद ब्लीडिंग. सो दे हैव सम फॉर्म ऑफ लॉजिक समवेयर, बट हाउ फार हाउ दे एक्ट, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू एडवाइज अबाउट इट कि गर्म खा लो. हाउ दे एक्ट ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल कि पीरियड्स नहीं आए, हाउ दे एक्ट ऑन द हार्मोनल स्टेटस कि क्या वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को कैसे अफेक्ट करती हैं, वी डू नॉट नो. बट बिकॉज दे आर नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, वी डोंट नो कि वो पीरियड्स कैसे लाती हैं और क्या इम्पैक्ट आएगा. यू कांट रियली बी श्योर कि आपने खाई है तो पीरियड आ ही जाएंगे. जैसे जब आप प्रोजेस्टेरोन लेते हो तो आपको पता है कि आपने लिया तो 5 दिन बाद पीरियड आ जाएंगे, लेकिन वो गर्म चीजों से ये नहीं पता कि आ ही जाएंगे. अगर आप किसी ने गर्म चीजें खाई तो 10 में से 1 को आ जाएंगे, बट बाकी 9 को तो मेडिसिन लेनी ही पड़ती है. सो एंड फिर वो कैसे आएंगे, खुल के आएंगे नहीं आएंगे, वो सारा भी कुछ नहीं पता. सो इट्स स्टिल इट्स अ काइंड ऑफ हेज. हाउएवर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स इन यंग एडोलेसेंट गर्ल्स आती हैं फॉर मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, इन खासकर इन नॉन पीसीओ गर्ल्स व्हेन दे आर सेटिंग अप देयर पीरियड्स,
बिकॉज उसमें हमें ज्यादा कुछ सप्लीमेंट्स ही देने होते हैं, जिसको अभी फर्स्ट 2 years ऑफ द मीनार की बॉडी इज गेटिंग यूज्ड टू, तो पीरियड्स रेगुलेट नहीं होते, और वी डू नॉट वांट टू गिव एनी हॉर्मोन्स, तो हम आयरन देंगे, कैल्शियम देंगे। उस समय पे जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं दे हेल्प दी पेशेंट्स, बट आई वुड नॉट रिकमेंड ये वाली चीजें फॉर गेटिंग द पीरियड्स एंड ऑल, बिकॉज पेशेंट डजंट कम टू अस फॉर अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जब हमसे दवाई लेता है तो पेशेंट को रिजल्ट भी चाहिए होता है। जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है ना, वो तो बोलती है यंग एडोलेसेंट गर्ल्स में अल्ट्रासाउंड की भी जरूरत नहीं। अगर आपके केबिन में लड़की आ रही है, इरेगुलर पीरियड्स हैं उसको, और क्लिनिकल हर्स्यूटिज्म है, आपको ना अल्ट्रासाउंड करने की जरूरत है, ना EMH करने की जरूरत है। शी इज PCOD, बात खत्म। ये बारी बारी अल्ट्रासाउंड करने की आदत छोड़ दो, AMH का टेस्ट करना छोड़ दो। और लेटेस्ट गाइडलाइंस है AMH मोर देन 3.23 इज PCOD। क्लिनिकल हाइपर एंड्रोजेनिज्म है, हर्सिटिज्म है, बाल है चेहरे पे, यहाँ पे बाल है, नीवस के नीचे बाल है, इट इज PCOD। कोई जरूरत नहीं सीरम टेस्टोस्टेरोन, DHEAS ये सारा कुछ करने की, कोई जरूरत ही नहीं है। सी मैरिज की एज होती है, तरीके की बात जो एक्चुअली होना चाहिए, हमने अभी बात किया ना अर्ली मीना की, अर्ली मीनोपॉज, सो वी शुड गेट मैरिड बिफोर 30, फर्स्ट चाइल्ड बिफोर 30, सेकंड बिफोर 35। इफ वी फॉलो दिस डिक्टम, the fertility problems will be very less, because once we begin our childbearing late, we have multiple issues. After 35 the fertility starts declining due to multiple issues. Plus आपने सुना होगा कि डाउन सिंड्रोम एंड मल्टीपल सिंड्रोमिक चिल्ड्रन के चांसेस एज के साथ साथ इंक्रीज होते रहते हैं. So that is why you must have heard in the last 10 years the fertility issues have really cropped up. Lot of patients they need to visit fertility consultants की conceive नहीं हो रहा है. That is because of both the female partners and the male partners. Female partners में one epidemic is this PCO, second is PID. Lot of girls they are sexually active before they get married, and because now that was the second topic given to me, because of lack of knowledge the girls are not able to maintain the hygiene. हाइजीन ना होने के कारण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आर वेरी हाई, जिसके कारण ट्यूबल ब्लॉकेड, फर्टिलिटी इश्यूज आर मच हायर इन गर्ल्स. दैट इज व्हाई conception rates they fall down. So that is again a very important issue in girls. And in so one is this lack of reproductive health education in girls. Secondly, because they don't have this reproductive health education, they are not able to protect themselves from unwanted pregnancy. Now we have lot of girls who are conceiving before marriage, and they have, because they don't know how to use a contraception. अब हमने डिस्कस किया कि फर्टाइल पीरियड कौन सा पीरियड है, जिस दिन ओव्यूलेशन हो रही है. एक तो 24 घंटे सरवाइव कर रहा है. अगर किसी का साइकिल लेंथ भी हमें कैलकुलेट करनी आ गई, अब साइकिल लेंथ अगर हमें अपनी पता है तो हम मोटे मोटे तौर पे अपना ओव्यूलेशन का डे निकाल सकते हैं. अगर हम थोड़ा बहुत वेरिएबिलिटी भी ले लें तो प्लस माइनस 3 डेज इधर और 3 डेज इधर हो गया ना. तो हम अगर फिर भी अगर जिसको कैलकुलेशन नहीं आती तो वो अगर मान के चले तो डे 9 to 19 इज आवर फर्टाइल पीरियड. 9th डे से पहले और 19th डे के आगे कंपैरेटिवली सेफ पीरियड है. अगर हम इतना भी थोड़ा सा ध्यान कर लें, अनवांटेड प्रेगनेंसी का चांस कितना कम हो जाएगा. इट बिकम्स सो इजी. इवन दो जो रिदम मेथड है दिस इज नॉट वेरी एक्यूरेट, बट एटलीस्ट वी कैन अवॉइड इंटरकोर्स ड्यूरिंग दिस फर्टाइल पीरियड. प्लस यूज अ बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन. बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन मेल को बोलो तुमने इंटरकोर्स करना है, कॉन्डम पहन के करो. Simple. A girl should be able to say no. If a girl is not able to, see, a boy would always say, see, if you love me, you do it. So the girl should be able to say, if you love me, you should be able to wear a cap. It's bilateral, ना? Love unilateral तो नहीं होती ना. Love तो bilateral होती है. Need दोनों की होती है ना. A boy is wearing because
A boy is wanting because it is his desire. A girl is asking because it is her need. There is a difference between a want and a need. For a boy, it is a want. For a girl, it is a need. So if you can't respect a need, how can you respect a want? Isn't it important? So this is what we need to teach our girls. So if we are able to offer a reproductive health education to our girls, जिसमें हम उन्हें contraception plus hygiene ये दोनों चीजें सिखाएं तो unwanted pregnancies नहीं होंगी. So this lack of reproductive health education, unwanted pregnancies, delayed marriages, delayed childbearing, इसकी वजह से fertility issues have really increased amongst girls. Then amongst boys, everybody is into night shifts, IT industries, laptops in the lap, lot of caffeine consumption, alcohol smoking, and then lot of अफीमची, weed, है ना, बहुत सारी होती है. I have seen n number of patients who would confide into me, मैडम ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ. मतलब it is a fact they would consume and they would not tell it to their partners. N number of females would be smoking, and they would be smoking and they would be telling it out of pride. We do see women who are smoking and they feel proud about it. We still see women who would feel proud about it. Kyun? Because that is because lack of self-esteem. They don't have anything else to feel proud of.